अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड कल्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर। ये जो मटेरियल है, द मटेरियल्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर फाउंडेशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, रिडक्टिव ह्यूमनिस्टिक सिस्टम, complexity and their applications. It details various organizational structures, functional metrics, shared governance with their respective advantages and disadvantages. The focus then shifts to the structure of healthcare delivery, including different settings and network models. Finally, it covers organizational strategies like diversification and contemporary concepts such as accountable care organizations. Let's discuss organization. An organization is a collection of people working together under a defined structure to achieve predetermined outcomes using financial, human and material resources. एक ऑर्गेनाइजेशन दरअसल अफराद का या इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के तहत मिलकर काम करते हैं ताकि पहले से जो तयशुदा मकासद होते हैं, गोल्स होते हैं, हासिल किए जा सकें। ये जो गोल्स हैं, इनको हासिल करने के लिए 3 अहम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल जैसे पैसा, बजट वगैरह हो गए, ह्यूमन जिसमें मुलाजमिन और उनकी स्किल्स आ जाती हैं, मटेरियल रिसोर्सेज जिसमें मशीन्स और साजो सामान आ जाता है। सादा अल्फाज में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा निज़ाम है जहां लोग अपने रिसोर्सेज और स्किल्स को इस्तेमाल करके कोई भी गोल अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। द पर्पस ऑफ अ थ्योरी ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन इज टू डिज़ाइन वर्क एंड optimize human talent in a manner that best accomplishes the inspirational goals of the organization. Reductive theory, adaptive theory. ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का मकसद ये होता है कि काम को इस तरह डिज़ाइन करें कि जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल हों और ऑर्गेनाइजेशंस के मकासद आसानी से हासिल हों। इसके 2 अहम नज़रिए हैं। रिडक्टिव थ्योरी, जिसे रवायती या ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। अडेप्टिव थ्योरी, जो कि हालात के मुताबिक नज़रिया जिसे कहते हैं। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। रिडक्टिव थ्योरी। रिडक्टिव थ्योरी फोकस almost exclusively on the structure of organization, well-defined task for organization task. Reductive theory or classical approaches to organizations focuses heavily on the nature of the work to be accomplished, creating structures to achieve the work, dissecting the work into component part. रिडक्टिव थ्योरी, ये जो थ्योरी होती है ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और काम का हर पहलू को अच्छी तरह से देखती है। इसकी खसूसियात में आ जाता है फोकस ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, यानी काम की नोयत पर जोर देना। ये देखता है कि काम क्या है, इसे कैसे मुकम्मल करना है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है ताकि हर जो इंडिविजुअल है वो आसानी से समझ सके और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स टू अचीव द वर्क, यानी स्ट्रक्चर साख तैयार करना। ये तय करता है कि कौन किस काम के लिए ज़िम्मेदार है। मसलन एक कंपनी में फाइनेंस है, HR, मार्केटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। डिसेक्टिंग द वर्क इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है ताकि हर इंडिविजुअल अपनी खास जिम्मेदारी पूरी कर सके। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट बनाने के अमल में एक शख्स जितना मटेरियल तैयार करे और दूसरा इसको पैक करे, तीसरा मार्केट में पहुंचाए। तो ये क्या है, हमने काम को
छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया है। रिडक्टिव थ्योरी कहती है कि काम को छोटे हिस्सों में बांटो और हर शख्स को एक खास काम दो ताकि काम तेज और एक अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। एलिमेंट्स ऑफ रिडक्टिव थ्योरी। रिडक्टिव थ्योरी में चंद बुनियादी अनासिर होते हैं जो थ्योरी को एक स्ट्रक्चर्स और अच्छे अंदाज में बनाते हैं, जिसमें डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर आता है। इसका मतलब है कि काम को छोटे हिस्सों में बांटा जाए ताकि हर शख्स सिर्फ एक या थोड़ा सा काम करे। इसका मकसद ये है कि हर शख्स को एक ख़ास काम में महारत हासिल होती है, वक्त की बचत होती है क्योंकि हर काम बार बार करने से आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज या जो उसकी स्किल्स होती हैं और उनकी खिदमात होती हैं, उनकी जो मेयार होता है वो बेहतर होता है, यानी केयर ऑफ क्वालिटी उनकी अच्छी हो जाती है। एक फैक्ट्री में एक शख्स सिर्फ कपड़ा काटने का काम करे, दूसरा सिलाई करे, तीसरा पैक करे। इस तरह काम जल्दी और बेहतर होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बताता है कि काम के ग्रुप्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो। इसका मकसद होता है कि हर शख्स की जिम्मेदारी क्लियर हो, हुक्म एख्तियार कि क्या चीज़ उसके एख्तियार में है, किस चीज़ का वो ऑर्डर कर सकता है, वो भी बरकरार रहे, बाकायदा कम्युनिकेशन भी हो। हर फर्द जानता है किसे क्या करना है और किसको रिपोर्ट करना है। चेन ऑफ कमांड जो ऑर्गेनाइजेशनल है उसमें एख्तियार और जिम्मेदारी का तसलसल हो, यानी हर सतह पर जिम्मेदारी और एख्तियार वाजिया हो। फैसले ऊपर से नीचे तक जाते हैं और रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर होती है। डेलीगेशन और अथॉरिटी का इस्तेमाल हर सतह पर ज़रूरी है। जैसे आप कह सकते हैं कंपनी में सीईओ के नीचे मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स और सुपरवाइजर्स के नीचे वर्कर्स होते हैं। हर शख्स जानता है कि किसको जवाब देना है और किससे हुक्म लेना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की हद ये बताता है कि हर मैनेजर या सुपरवाइज़र के नीचे कितने अफराद होंगे जिसकी निगरानी वो कर सकता है। ज़्यादा अफराद होना मैनेजर के लिए मुश्किल बना देता है, कम होना एक अच्छा तरीक़ाकार है। सादा अल्फाज में आप कहें, हर मैनेजर को इतने लोग सुपरवाइज़ करने चाहिए कि वो सब पर अच्छी तरह नज़र रख सके। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर से। लेबर डिवाइडिंग वर्क रिड्यूस द नंबर ऑफ टास्क दैट ईच पर्सन कैरीज आउट with the intent to increase efficiency by assigning repetitive tasks to dedicated workers and improve the organization's product। इसका मतलब है कि काम को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि जो हर इंडिविजुअल है सिर्फ एक या चंद महसूस काम कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स delineate work group arrangements based on concept of departmentalization as means to maintain command, reinforce authority and provide a formal communication network। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये बताता है कि काम के ग्रुप्स कैसे ऑर्गेनाइज हो। हर फर्द जानता है किसे क्या करना है और किसको रिपोर्ट करना है। ब्यूरोक्रेसी, Bureaucracy is defined as the ideal, intentionally rational, most efficient from the organization। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि ऐसा निज़ाम जिसमें हर काम बाकायदा असूलों के मुताबिक अंजाम दिया जा सके। ये एक मिसाली मुनज़्ज़म निज़ाम है जिसमें हर काम बाकायदा तरीके से होता है। चेन ऑफ कमांड इज़ डिफाइंड एज organizational theory and responsibility, delegation and use of authority responsibility at every level from top to bottom within organization। चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि
ऑर्गेनाइजेशन में एहतियात और जिम्मेदारी का तसलसल पाया जाता है। हर सतह पर जिम्मेदारी और एहतियात क्लियर होता है। फैसले ऊपर से नीचे और रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर होती है। चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव फैसला देती है नर्स मैनेजर को, नर्स मैनेजर फैसला सुनाती है स्टाफ नर्स को, और ये क्या रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर होती है, यानी स्टाफ नर्स अपनी रिपोर्ट करेगी नर्स मैनेजर को और नर्स मैनेजर रिपोर्ट करेगी चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव को। तो डेलीगेशन और अथॉरिटी का इस्तेमाल हर सतह पर ज़रूरी होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये बताता है कि हर मैनेजर या सुपरवाइज़र के नीचे कितने अफराद हैं जिसकी निगरानी वो कर सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल effective supervision expressed by the number of direct reports to someone with the authority. Complex organizations have highly specialized departments. Centralized authority results in tall organizational structure with small differentiated work groups. Less complex organizations have flat structures. Authority is decentralized. The number of subordinates and managers responsible for controlling the number of people who report to one manager in a hierarchy. स्पैन ऑफ कंट्रोल ये बताता है कि हर मैनेजर या सुपरवाइज़र के नीचे कितने अफराद हों जिनकी वो निगरानी कर सकता है। ज़्यादा अफराद होना मैनेजर के लिए मुश्किल बना देता है, कम होना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। सादा अल्फाज में कहें तो हर मैनेजर को इतने लोग सुपरवाइज करने चाहिए कि वो सब पर अच्छी तरह नज़र रख सके। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी Humanistic theory is that people desire social relationships, respond to group pressures, and search for personal fulfillment in work settings. Humanistic theory कहती है कि लोग सोशल ताल्लुकात चाहते हैं, ग्रुप के असरात पर रद्द-ए-अमल देते हैं और काम में ज़ाती या पर्सनल तस्कीन तलाश करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी के बताती है कि इंसान सिर्फ काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि इसके अंदर फीलिंग्स होती है, इसके अंदर रिलेशनशिप्स वाला फ़र्द पाया जाता है। काम सिर्फ रकम कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ज़ाती खुशी और फुलफिलमेंट का भी ज़रिया है। आप ये कह सकते हैं कि लोग ग्रुप्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और ताउन करने की ख्वाहिश भी रखते हैं कि हम गिव एंड टेक, कि मैं इसके साथ ताउन करूँगा काम करने में। इंसानी जो अवामिल आते हैं जिसमें मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, रिलेशनशिप होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Adaptive theories. During the great social changes that occurred following World War II, Vietnam, organizational theorists began to observe ways that organizations adapt to change. The interplay among structure, people, technology, and environment lead to perceiving organizations as adaptive system. जब दूसरी जंग अज़ीम हुई, उसके बाद जब दुनिया में बड़े, आप कह सकते हैं, समाजी और इक़्तिसादी तब्दीलियाँ आईं, तो माहिरीन ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालते हैं। इंटरप्ले अमंग स्ट्रक्चर, पीपल, टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल में लोग, टेक्नोलॉजी और माहौल एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्टिव सिस्टम के तौर पर देखा जाता है, यानी वो बदलते हालात के मुताबिक अपनी जो स्ट्रक्चर है, अपने लॉस और अपने तरीक़ाकार बदल सकती है। अडेप्टिव थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ अपने स्ट्रक्चर तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वक्त, माहौल और टेक्नोलॉजी के मुताबिक बदल जाती है ताकि कामयाब रहा जा सके। सिस्टम्स थ्योरी. Concurrent thoughts about biologic and nursing science also lead to breakthrough knowledge known as system theory. Organizational theorists who maintain a system
Perspective view productivity as a function of the interplay among structure, people, technology, and environments. This theory provides a framework by which the interrelated parts of the system and their functions can be studied. Resources or inputs such as employees, patients, material, money, and equipment are imported for the environment. Within the organization, energy and resources are utilized and transformed. Work, a process called throughput, is performed to produce a product. सिस्टम थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक मुकम्मल निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो थ्योरी है बायोलॉजी और नर्सिंग साइंस के ख्यालात से मुतासिर होकर वजूद में आया। प्रोडक्टिविटी का जो दारोमदार होता है स्ट्रक्चर, पीपल और टेक्नोलॉजी पर है और एनवायरनमेंट के साथ इंटरप्ले के तौर पर पाया जाता है। जो इनपुट है वसाइल, एम्प्लॉयज़, पेशेंट्स और पैसा, मटीरियल, इक्विपमेंट सारा बाहर से आते हैं। थ्रूपुट, ये जो थ्रूपुट है ये तंजीम के अंदर ये वसाइल या प्रोडक्ट इस्तेमाल और तब्दील होते हैं ताकि सर्विस तैयार हो। ये जो थ्योरी है हमें ये समझने का फ्रेमवर्क देता है कि किस तरह निज़ाम के यानी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ हिस्से और उनकी जो अफ़ाल हैं आपस में जुड़े होते हैं। सिस्टम थ्योरी कहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ज़िंदा निज़ाम की तरह है जिसमें लोग, वसाइल और जो अमल होता है आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर नताइज पैदा करते हैं। Contingency theory, which was developed to explain that organizational performance is enhanced when leaders attend to and interact directly with the changing environment. Contingency theory posits that organizational performance can be enhanced by matching an organization's structure to its environment. Effective leadership depends on the situation. The contingency theory best depicts the current healthcare delivery system. ये थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी इस पर डिपेंड करती है कि लीडर हालात के मुताबिक फ़ैसले करे। हर सूरत हाल के लिए अलग स्ट्रक्चर हो और फैसला भी ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव लीडरशिप हालात के मुताबिक बदलती है। हर सूरत हाल के लिए अलग तरीका अपनाएं और हालात के मुताबिक फ़ैसला करें। ये है कंटिजेंसी थ्योरी। Chaos theory is characterized by organizations that are made up of intertwined links and diversified choices that generate an unanticipated consequences. ये जो थ्योरी होती है ये हमें बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कम्प्लेक्स और खुद ढालने वाली तंजीम होती है, यानी खुद बनाई जाती है। खुद छोटे फैसले बड़े और गैर मुतवक्का नताइज दे सकते हैं। यानी तंजीमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये जीती जागता निज़ाम है, कम्प्लेक्स है और हर छोटा अमल बड़े असरात डाल सकता है कि हमें छोटे से छोटे नज़रिए पर भी गौर करने की ज़रूरत होती है। चार्ल्स थ्योरी इज़ लिंक्ड टू द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्सिटी साइंस inspired by quantum mechanics. Chaos theory challenges us to look at organizations through a lens that strips away notions of the command and control structure found in reductive theories. Organizations are living, self organizing systems that are complex and self adaptive. Emphasizes the idea that small changes in initial conditions can lead to significant and unpredictable outcomes. चार्ल्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स, जुड़ी हुई और खुद को मुनज़्ज़म यानी एक जगह पे इकट्ठा करने वाली निज़ाम होती है जहाँ छोटे फैसले या तब्दीलियाँ भी बड़े और अजीब से नताइज पैदा कर सकती हैं जो कि हमने सोचे भी नहीं होते।
कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सीधा एक स्ट्रक्चर्स नहीं होता, बल्कि इसमें कई जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि लोग हो गए, फैसले हो गए, टेक्नोलॉजी होगी, माहौल हो गए। ये तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे पर असर डालते हैं और नताइज कम्प्लेक्सिटी का भी शिकार हो जाता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जो होता है, ये जो सिस्टम होता है ऑर्गेनाइज्ड, इसमें खुद अपनी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम लोग बदल सकते हैं और हालात के मुताबिक खुद को ढाल भी सकते हैं। रिजिड रूल्स या सिर्फ ऊपर से नीचे तक हुक्म देने वाला निज़ाम नहीं होता, वक्त के साथ चेंज होता रहता है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है बेसिकली बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है। कैसे कि इब्तदाई हालात का असर होता है कि छोटे फैसले या मामूली तब्दीलियां भी वक्त के साथ बड़े और हैरान कुन नताइज पैदा कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन होती है जिंदा निज़ाम की तरह है जो मुसलसल तरक्की करती है और खुद को ढालती है और बदलते माहौल के मुताबिक खुद को एडजस्ट करती है। पेचीदा जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं और गैर यकीनी नताइज को समझने से क्वांटम जो मैकेनिज्म होता है और साइंस, ये दोनों इफेक्ट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। Complexity theory originated in the computational sciences when scientists noted that random events interfered with expectations. Complexity theory explains why healthcare organizations, in spite of concerted efforts, struggle with patient safety. हॉस्पिटल्स और सेहत के इदारों में यानी हेल्थ केयर में चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है पूरी कोशिश करे पेशेंट की हिफाजत की, उसमें जो मसाइल आ सकते हैं, ये नज़रिया बताता है कि ये मसाइल सिर्फ गलती या लापरवाही की वजह से नहीं होते, बल्कि कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस यानी निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों के आपस में कम्प्लेक्स ताल्लुकात की वजह से भी होते हैं। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हर हिस्सा डॉक्टर, नर्सेज, इक्विपमेंट्स, पेशेंट्स, पॉलिसी एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। ये असर इतना प्रिडिक्टिव जो कम्प्लेक्स चीज है उसको इतना मुश्किल बना देता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। द ऑप्टिमल organizational structure integrates organizational goals, size, technology and environment. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अहम होता है। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के टेक्नोलॉजी, साइज, गोल और एनवायरनमेंट के मुताबिक हो। इसमें इसकी टाइप्स आ जाती हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर काम को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तकसीम करता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग, फार्मेसी। हर डिपार्टमेंट अपने काम में एक्सपर्ट होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं फंक्शनल और अदर स्ट्रक्चर को मिक्स करता है। जैसे आप कह सकते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट फंक्शनल हो लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड टीम भी हो सकती है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, एक जो एम्प्लॉय होते हैं दो लोगों को रिपोर्ट करता है। पैरेलल स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक से ज्यादा साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की होती है। सर्विस लाइन स्ट्रक्चर पेशेंट केयर को फोकस करता है, सर्विस के लाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कार्डियोलॉजी लाइन होगी, पीड्स लाइन हो गई। शेयर्ड गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग सबके साथ शेयर होती है। नर्सेज और स्टाफ को अथॉरिटी मिलती है पेशेंट केयर और पॉलिसी में। फंक्शनल स्ट्रक्चर, in functional structures, employees are grouped in departments by specialty, with similar tasks being performed by the same group. Similar groups operating out of the same department, similar departments reporting to the same manager. All nursing tasks fall under nursing service. Functional structures tend to centralize decision making.
फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज को उनकी स्पेशलिटी या स्किल के हिसाब से डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये चीज सिमिलर टास्क को एक ही ग्रुप करता है और सिमिलर ग्रुप एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। सिमिलर डिपार्टमेंट एक मैनेजर को रिपोर्ट करता है। नर्सिंग में सब भी नर्सिंग टास्क नर्सिंग सर्विस के अंदर आते हैं। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होती है, यानी डिसीजन मोस्टली टॉप मैनेजर्स लेते हैं। मतलब हर एक एम्प्लॉय अपनी फील्ड या स्किल के हिसाब से डिपार्टमेंट में होता है और उनका काम एक ही तरह का होता है। एडवांटेजेस क्या हैं? प्रोवाइड पीपल विद द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम one another and become more specialized and productive. People who are grouped together by common skills can supervise each other and control each other's behavior. इसमें आता है जो पहला फायदा होता है वो आता है लर्न करने का। लोग एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी स्किल में मास्टर हो जाते हैं। फिर आता है सुपरविजन और कंट्रोल। कॉमन स्किल्स वाले लोग एक दूसरे को सुपरवाइज कर सकते हैं और एक दूसरे का काम को कंट्रोल कर सकते हैं। जब लोग अपनी स्किल पर फोकस करते हैं तो काम ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। डिसएडवांटेजेस: कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, measurement problems, location problems, centralized control hinders ability to satisfy the special needs in different geographic regions, customer problems, servicing the needs of new kind of customers and tailoring products to suit them is relatively difficult. डिसएडवांटेजेस: सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन वीक हो सकती है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल की वजह से हर रीजन या लोकेशन के स्पेशल नीड्स पूरे करना मुश्किल होता है। नए टाइप के कस्टमर की नीड्स को समझना और उनके लिए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स टेलर करना मुश्किल होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर: The hybrid structure can provide simultaneous coordination with product divisions, can improve alignment between corporate and service or product goals, and foster adaptation to the environment while still maintaining efficiency. The weakness of hybrid structures is conflict between top administration and managers. Over time, organizations tend to accumulate large corporate staffs. हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक मिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो प्रोडक्ट डिवीजन और कॉर्पोरेट गोल्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है। कॉर्पोरेट गोल्स और सर्विस प्रोडक्ट गोल के बीच अलाइनमेंट इंप्रूव करता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने में मदद करता है और एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। इसकी वीकनेस ये है कि टॉप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओवर टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में लार्ज कॉर्पोरेट स्टाफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को मिक्स करके एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन दोनों मेंटेन करता है, लेकिन लीडरशिप और स्टाफ के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। सर्विस लाइन स्ट्रक्चर: आजकल के हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस लाइन स्ट्रक्चर यूज होता है। सीईओ, देन ऑन्कोलॉजी, नर्सिंग, डायट्री, फार्मेसी, स्टोर रूम। सीईओ ये क्या ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है। कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में नर्सिंग, डायट्री, फार्मेसी, स्टोर रूम। बर्न आउट के भी डिपार्टमेंट में नर्सिंग, डायट्री, फार्मेसी, स्टोर रूम। यानी सबके डिपार्टमेंट में ये चीजें कॉमन है और सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो सर्विस लाइन स्ट्रक्चर्स को अब डिटेल में हम ऐसे पढ़ते हैं।
कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टुडे आर सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, कि आजकल के हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस लाइन स्ट्रक्चर का यूज होता है। सर्विस लाइन स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन और सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स। इसे प्रोडक्ट लाइन या सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स आर प्रेफर्ड इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सर्विस line structures organize clinical services around specific patient conditions. क्लिनिकल सर्विसेज को स्पेसिफिक पेशेंट कंडीशन के अराउंड ऑर्गेनाइज करता है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? पोटेंशियल फॉर रैपिड चेंज इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। रैपिड चेंजिंग के लिए पोटेंशियल एनवायरनमेंट चेंज होने पर क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड डिवीजन, हर डिवीजन स्पेसिफिक पेशेंट कंडीशन या सर्विस के लिए फोकस करता है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हाई होती है, यानी पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। सर्विस गोल्स रिसीव प्रायोरिटी अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर्विस गोल को प्रायोरिटी या ऑर्गेनाइजेशन के फोकस का मेन पॉइंट पेशेंट केयर और सर्विसेज होती हैं। द मेजर वीकनेस ऑफ सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स, रिसोर्स डुप्लीकेशन, यानी कुछ चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ती है, जैसे एड्स फॉर न्यू पोजीशंस। लैक ऑफ आइडेंटिटी विद वंस प्रोफेशनल डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज अपनी प्रोफेशनल डिसिप्लिन से अलग फील कर सकते हैं। क्रिएटिंग मल्टीपल डिमांड्स ऑन सपोर्ट सर्विस एरियाज, मल्टीपल डिमांड ऑन सपोर्ट सर्विस एरियाज में सपोर्ट स्टाफ पर ज्यादा प्रेशर आता है। मतलब सर्विस लाइन स्ट्रक्चर पेशेंट सेंटर और स्पेशलाइज्ड डिवीजन बनाता है, जिससे पेशेंट सेटिस्फेक्शन और सर्विस क्वालिटी बढ़ती है, लेकिन रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन और सपोर्ट स्टाफ पर बर्डन इंक्रीज हो जाता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इंटीग्रेट बोथ सर्विस लाइन and functional structures into one overlapping structure. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ओवरलैपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो सर्विस लाइन और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को इंटीग्रेट करता है। डिफरेंट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल एंड प्रोडक्ट। डिफरेंट मैनेजर फंक्शन और प्रोडक्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाईली अनसर्टेन एनवायरनमेंट दैट चेंजेस frequently but also requires organizational expertise. Highly uncertain और rapidly changing environment के लिए suitable होता है, लेकिन organizational expertise भी change होती है। A major weakness of the matrix structure is its dual authority. Dual authority की वजह से departmental manager और employees confuse हो जाते हैं। Frustrating and confusing for departmental managers and employees. Excellent interpersonal skills are required. Time consuming. Interpersonal skills काफी strong होनी चाहिए. Time consuming structure है ये। मतलब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज दो लाइन ऑफ अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं, एक फंक्शनल होती है, एक प्रोडक्ट सर्विस लाइन के लिए। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। Parallel structure. Parallel structure is a structure unique to healthcare. Complex relationships that exist between the formal authority of the healthcare organization and the authority of its medical staff. In a parallel structure, the medical staff is separate and autonomous from the organization. Two lines of authority. One line extends from the governing body to the chief executive officer. The other line extends from the governing body to the medical staff. Parallel structures are found in healthcare institutions with a functional structure and separate medical governance structure. Parallel structures are becoming less successful as
Healthcare organizations integrate into newer models that incorporate physician practice under the organizational umbrella. पैरेलल स्ट्रक्चर यूनिक है हेल्थ केयर के लिए। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी और मेडिकल स्टाफ के अथॉरिटी के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है। मेडिकल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट और ऑटोनोमस होता है। टू लाइन ऑफ अथॉरिटी, गवर्निंग बॉडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और गवर्निंग बॉडी और मेडिकल स्टाफ मोस्टली हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में पाया जाता है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ सेपरेट मेडिकल गवर्नेंस मेंटेन करता है। मॉडर्न इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल्स में पैरेलल स्ट्रक्चर कम सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि फिजिशियन प्रैक्टिस अब ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला में इंटीग्रेट हो रहे हैं। मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर में दो अलग अथॉरिटी लाइंस होती है, एक एडमिन के लिए और एक मेडिकल स्टाफ के लिए। ये ट्रेडिशनल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में पाया जाता है, लेकिन नए मॉडल में कम यूज होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर, the flat structure dispenses with the usual hierarchy of a functional structure, decentralizing management and doing away with the need for middle manager bosses. Employees essentially act as their own boss, giving them the ability to communicate directly with peers on ideas and projects. फ्लैट स्ट्रक्चर में ट्रेडिशनल हायरार्की नहीं होती, मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज होती है और मिडल मैनेजर्स की जरूरत नहीं होती। एम्प्लॉयज अपने आप बॉस की तरह एक्ट करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है पीयर्स के साथ। आइडियाज और प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग फास्ट और फ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर में टॉप डाउन हायरार्की नहीं होती, हर एम्प्लॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मैनेज करता है और आइडियाज डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। शेयर्ड गवर्नेंस, शेयर गवर्नेंस इज अ प्रोसेस फॉर empowering nurses in the practice setting. It is based on philosophy that nursing practice is best determined by nurses. It allows staff nurses significant control over major decisions about nursing practice. शेयर गवर्नेंस एक प्रोसेस है जो नर्सिस को एम्पावरमेंट देता है प्रैक्टिस सेटिंग में। ये फिलोसफी पे बेस्ड है कि नर्सिंग प्रैक्टिस का बेस्ट डिसीजन नर्सिस खुद लेते हैं। स्टाफ नर्स को मेजर डिसीजंस में सिग्निफिकेंट कंट्रोल मिलता है। नर्सिंग प्रैक्टिस का क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ता है। स्टार्ट होता है लीडरशिप काउंसिल से। प्रैक्टिस काउंसिल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, quality council, research council, then into division council and then unit based council. एडवांटेजेस क्या है? कॉर्पोरेट और सर्विस के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के साथ बेटर अडॉप्ट करने में मदद मिलती है। साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होती है। डिसएडवांटेजेस, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ओवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूरोक्रेसी बढ़ सकती है। मतलब शेयर गवर्नेंस नर्सिस को डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल देते हैं, जिससे पेशेंट केयर और स्टाफ सेटिस्फेक्शन दोनों इंप्रूव होती है, लेकिन मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हेल्थ केयर नेटवर्क्स, integrated healthcare networks, organization healthcare structure that delivery continuum of care and provide coverage, individual of group and accept fixed payment for that group. Integrated जो हेल्थ केयर नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सिस्टम है जो कॉन्टिनम ऑफ केयर प्रोवाइड करता है और फिक्स पेमेंट के बेसिस पर इंडिविजुअल्स या ग्रुप को कवर करता है।
इसके जो नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड दी फॉलोइंग और कॉन्टिनम ऑफ केयर। कॉन्टिनम ऑफ केयर का मतलब है डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आते हैं, प्रोवाइड करता है एक इकट्ठे। जियोग्राफिक और पॉपुलेशन कवरेज फॉर द बायर्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। जियोग्राफिक या पॉपुलेशन कवरेज नेटवर्क हेल्थ केयर सर्विसेज को स्पेसिफिक रीजन या पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड करता है। रिस्क एक्सेप्टेंस, acceptance of the risk inherent in taking a fixed payment in return for providing health care for all persons in the selected group। इंटेग्रेटेड हेल्थ केयर नेटवर्क एक कंप्लीट हेल्थ केयर सिस्टम है जो लोगों को ऑल टाइप ऑफ केयर प्रोवाइड करता है और पेमेंट को फिक्स करके रिस्क मैनेज करता है। हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग्स वो प्लेसेस हैं जहां हेल्थ केयर डिलीवर की जाती है। इसके टाइप्स में आता है प्राइमरी केयर, एक्यूट केयर हॉस्पिटल, होम हेल्थ केयर, लॉन्ग टर्म केयर। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर को देखा जाए तो प्राइमरी केयर का फर्स्ट इनकाउंटर हेल्थ केयर सिस्टम के साथ प्रिवेंटिव और बेसिक केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। गेट कीपर फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, डिलीवर्ड होती हैं नेबरहुड क्लिनिक में, प्रोवाइडर ऑफिस में, एम्बुलेटरी केयर में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स, रिटेल शॉपिंग। गोल क्या है इस मॉडल का? इम्प्रूव दी हेल्थ आउटकम, पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड इजी एक्सेस आर अचीव्ड। Advantages: to improve the health outcome of patient, health promotion and disease prevention, community participation। ये इसके बेनिफिट है। Acute care hospitals. Care hospitals are frequently classified by length of stay and type of service. Most hospitals are acute, short-term or episodic care facilities, and they may be classified as general or special care facilities such as pediatric, rehabilitative and psychiatric facilities. Many hospitals are also serve as teaching institutions for nurses, physicians and other healthcare professionals। Acute care hospitals जहां शॉर्ट टर्म या एपिसोडिक इलनेस ट्रीट की जाती है, इनकी क्लासिफिकेशन दो चीजों पे होती है। लेंथ ऑफ स्टे पर पहले नंबर पे लेंथ ऑफ स्टे आता है। ज्यादातर हॉस्पिटल एक्यूट केयर होते हैं जहां स्टे शॉर्ट होता है, हो यानी घंटे से लेके कुछ दिन तक। टाइप ऑफ सर्विस, हॉस्पिटल दो तरह के हो सकते हैं। जनरल हॉस्पिटल हर टाइप की इलनेस, स्पेशल हॉस्पिटल जहां सिर्फ स्पेसिफिक इलनेस जैसे कि पेडियाट्रिक, रिहेबिलिटेटिव और साइकेट्रिक होती है। टीचिंग सेंटर बहुत से हॉस्पिटल्स, नर्सेज, डॉक्टर्स और अदर प्रोफेशनल्स के ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं। होम हेल्थ केयर। होम हेल्थ केयर वो सर्विस है जहां पेशेंट के घर पर टेम्परेरी या इंटरमिटेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। इसकी जरूरत की होती है विद shortened length of hospital stay, more acutely ill patients are discharged to recuperate at home। हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट होता है, इसलिए ज्यादा इल पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और घर पर पेशेंट की केयर की जरूरत होती है। द प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडेड, यानी जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसमें प्राइमरी सर्विस आ जाती है। प्राइमरी सर्विस में प्राइमरी नर्सिंग केयर सबसे कॉमन है। The primary service provided by home care agencies is nursing care. However, large home care agencies also offer other professional services such as physical or occupational therapy and durable medical equipment such as ventilators, hospital beds, home oxygen equipment, and other medical supplies. Hospice care for the final days of a patient's terminal illness may be provided by a home care agency or a hospital।
सर्विसेज प्रोवाइडिंग में पहले नंबर पे प्राइमरी नर्सिंग केयर आती है, जो कि नर्सिंग केयर सबसे ज्यादा कॉमन होती है। फिजिकल थेरेपीज भी आती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल इक्विपमेंट में वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन मशीन्स और वुंड केयर मटेरियल्स आ जाते हैं। और हॉस्पिस केयर टर्मिनल इलनेस के लास्ट डेज में यानी एंड ऑफ लाइफ केयर घर पर भी प्रोवाइड की जाती है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड प्रोफेशनल नर्सिंग केयर एंड rehabilitative services. Long term care facilities constitute a range of service levels known as assisted living services. Long term care is provided by nursing assistants with supervision from licensed professional or registered nurses. लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज उन पेशेंट को केयर देती है जिससे लंबे अरसे तक नर्सिंग और रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है। सर्विस लाइन में आ जाती हैं स्किल्ड नर्सेस, रिहेबिलिटेशन, वुंड केयर, मेमोरी केयर। असिस्टेड लिविंग सर्विसेज भी इसी कैटेगरी में आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केयर कौन प्रोवाइड करता है, वो डेली केयर प्रोवाइड करती हैं नर्सिंग असिस्टेंट, डेली केयर प्रोवाइड करती हैं और उसको सुपरवाइज करता है लाइसेंस प्रोफेशनल्स और रजिस्टर्ड नर्सेस। ये वो जगह है जहां बुजुर्ग, क्रोनिक इलनेस वाले, डिमेंशिया पेशेंट्स या डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को लंबी मुद्दत तक केयर मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन अपनी पहले से मौजूदा सर्विसेज के अलावा नई फील्ड्स, नई मार्केट्स या नए प्रोडक्ट्स में एक्सपेंड करे। आज के इकोनॉमी में सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक जरूरी स्ट्रेटजीज है। इसकी दो कॉमन टाइप है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जब ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एग्जिस्टिंग सर्विस को कंप्लीमेंट करते हुए रिलेटेड मार्केट या सिमिलर टाइप की न्यू सर्विस लॉन्च करे। यानी अगर हॉस्पिटल ऑलरेडी सर्जरी प्रोवाइड करता है और अब वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी स्टार्ट करे, ये रिलेटेड सर्विस है, यानी एक्सपेंशन सिमिलर या रिलेटेड फील्ड में ही होती है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन जब ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट और अनरिलेटेड फील्ड में एक्सपेंड करे। अगर हॉस्पिटल एक रेस्टोरेंट चेन, फार्मेसी कंपनी या रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करके अनरिलेटेड फील्ड में एक्सपेंशन है, यानी पूरी तरह न्यू एरिया जिसको ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन सर्विसेज से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, तो इसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। Managed healthcare organizations. The managed healthcare organization is a system in which a group of providers is responsible for delivering services. Different types of managed care organizations exist. Health maintenance organizations, HMOs, preferred providers organizations, PPOs, and point of service plans, POS. मैनेज्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ग्रुप डॉक्टर, नर्सेस, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स मिलकर पेशेंट को प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल तरीके से हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब पेशेंट को क्वालिटी मेडिकल केयर देना, कॉस्ट कंट्रोल करना और अननेसेसरी प्रोसीजर से बचाना। HMOs हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट सिर्फ HMO नेटवर्क के डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट ले सकता है। एक प्राइमरी केयर डॉक्टर गेट कीपर होता है, कॉस्ट कम होती है। PPOs प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस ये क्या करते हैं, पेशेंट को ज्यादा फ्रीडम होती है, नेटवर्क के बाहर भी डॉक्टर चूज कर सकता है। मोस्टली ये क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा होगी, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। पॉइंट ऑफ सर्विस प्लान्स POS ये होता है HMO और PPOs का मिक्सचर होता है। रेफर सिस्टम होता है, चॉइस भी होती है मगर थोड़ा कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं
अकाउंटेबल केयर ऑर्गेनाइजेशंस की। An accountable care organization consists of a group of healthcare providers that provide care to a specified group of patients. Accountable care organizations are expanding as population health is considered in healthcare design. They can contract with the payer to provide care to a specific group of patients. अकाउंटेबल केयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप होता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलकर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट की फुल जिम्मेदारी लेता है। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि पेशेंट की टोटल हेल्थ इंप्रूव करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, सर्विस क्वालिटी बेहतर बनाना, प्रोवाइडर को एक ही गोल पर फोकस करवाना। एसीओ किस तरह काम करता है, ये भी एक दिमाग में चीज आती है। एक पेयर जैसे इंश्योरेंस या गवर्नमेंट एसीओ को एक फिक्स्ड अमाउंट देता है। एसीओ उस अमाउंट में ही पेशेंट की कंप्लीट केयर देता है। अगर केयर क्वालिटी हाई हो और कॉस्ट कम हो तो एसीओ को रिवार्ड मिलता है। एसीओ को पॉपुलेशन हेल्थ मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये प्योर ग्रुप्स की सेहत पर काम करता है। रीडिजाइनिंग हेल्थ केयर। रीडिजाइनिंग हेल्थ केयर, ये आजकल का हेल्थ केयर इन्वायरमेंट बहुत फास्ट, कॉम्प्लेक्स और चेंज होता रहता है। इसलिए हेल्थ केयर रीडिजाइन का मतलब होता है पुराने सिस्टम को अपडेट करना, न्यू क्लिनिकल मॉडल्स लाना, पेशेंट को सेंटर ट्रैक प्लानिंग करना, सेफ, एफिशिएंट और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना। इसकी स्ट्रेटजीज में आता है हर चीज पेशेंट की नीड और कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन पर बेस होती है। ये होता है पेशेंट सेंटर केयर मॉडल। फिर आता है सर्विसेज लाइंस। सर्विस लाइंस, हर हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज को कैटेगराइज में डिवाइड करता है, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, मैटरनल केयर, लीन थिंकिंग, वेस्ट कम करना, टाइम सेव करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, एरर्स रिड्यूस करना। फ्लैट या डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टाफ को ज्यादा अथॉरिटी देना, फास्ट कम्युनिकेशन और फास्ट डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक एनवायरनमेंट और कल्चर होता है जो डिसाइड करता है कि एक स्टाफ किस तरह काम करेगी। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट की 6 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्किल्ड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव, क्लियर, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ट्रू कोलैबोरेशन, टीम वर्क जहां डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस सब एक गोल पर काम करें। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस एविडेंस बेस पर और टाइमली होते हैं। अप्रोप्रिएट स्टाफिंग, स्टाफ की क्वालिटी और स्किल मिक्स ठीक होता है, ना ज्यादा बर्डन ना शॉर्टेज। मीनिंगफुल रिकॉग्निशन, अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। ऑथेंटिक लीडरशिप, लीडर्स ट्रांसपेरेंट, फेयर, सपोर्टिव और रोल मॉडल होते हैं।